आज के इस चर्चा में मतलब हमारा इस गहरे विश्लेषण में आज केमिस्ट्री की उन बुनियाद बातों को समझना है जो पूरा दुनिया चलाता है। और ये जो विषय है वो सच में गहरा है। तो हमारे पास फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के कुछ बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे छोटे माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में जोड़कर ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का निर्माण करते हैं। और ये चर्चा कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को दोहराने के लिए नहीं है। हम इस इम्पोर्टेंट मोमेंट पे फोकस करेंगे जो इस विषय को बहुत खास बनाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री कोई टेस्ट ट्यूब और सफ़ेद लैब तक सीमा नहीं है। हम अगर ध्यान से देखें तो केमिस्ट्री हमारे जीवन को बचाने के लिए बहुत फ्रंट पे खड़े हैं। इस नोट पे कुछ इम्पोर्टेंट दवाई के बारे में लिखा हुआ है जो हमारे लाइफ को सेव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कैंसर के लिए इस्तेमाल होने वाला सिस्प्लैटिन और टैक्सोल, या फिर एड्स के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाला एजेड। हमारा पर्यावरण को भी बचाने के लिए इन माइक्रोस्कोपिक रूल्स का हाथ है। बेसिकली सही बात है। जो हैज़ार्डियस सीएफसीज हमारा अर्थ के सराउंड में जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उनके बारे में पॉसिबल जो विकल्प है वही केमिस्ट्री के ज़रिए ही ढूंढा गया है। ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा स्टेप था। तो हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है मैटर क्या होता है और व्हाट इज़ मैटर, देन द थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट कंपाउंड आता है, मिक्सचर में होमोजेनियस हेट्रोजेनियस मिक्सचर आता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट के बारे में, द एसआई यूनिट। उसमें लेंथ आता है, मास, टाइम का यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट, एट्सेट्रा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिशन एंड सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। सो कैसे हम केमिस्ट्री में नंबर का यूज़ करते हैं। इधर हम एक डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि कैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर इम्पोर्टेंट है। सो पहला पार्ट है जो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, उसको वेदर पैटर्न डिटरमाइन के काम में यूज़ किया जाता है, ब्रेन फंक्शनिंग के काम में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, एंड हेल्थ एंड मेडिसिन में तो बहुत यूज़ होता है, और न्यू मटेरियल सिंथेसिस में केमिस्ट्री यूज़ होता है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। तो फिजिकल स्टेट में देयर आर थ्री फिजिकल स्टेट, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है। और अगर क्लासिफिकेशन में के बारे में जाने तो मिक्सचर होता है और प्योर सब्सटेंसेस होता है। सो मैटर में मिक्सचर में होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस होता है, प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड होता है। अगर प्रॉपर्टीज़ एंड मेजरमेंट के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टीज़ टाइप जो होता है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। एसआई बेस यूनिट के बारे में अगर बात करें तो उसमें लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर, एंड थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर यूज़ होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस वो मोल में एक्सप्रेस किया जाता है, एंड लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला में। अगर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करें तो उसमें मास और वेट के बारे में बात होता है, देन वॉल्यूम, देन डेंसिटी, देन टेम्परेचर। नाउ अगर अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात करें तो उसमें साइंटिफिक नोटेशन आता है, सिग्निफिकेंट फिगर आता है, प्रेसिशन और एक्यूरेसी आता है, और डायमेंशनल एनालिसिस आता है। उसके बाद जो लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके बाद गेलुसाक लॉस फॉर गैसियस वॉल्यूम, उसके बाद एवोगाड्रो लॉ आता है। एटॉमिक और मॉलिकुलर जो मास है उसमें एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास आता है, मॉलिकुलर मास, उसके बाद फार्मूला मास आता है। मोल कॉन्सेप्ट में
एवोगाड्रो कांस्टेंट, उसके बाद मोलर मास, आता है। और केमिकल कॉम्पोजिशन में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन के बारे में, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है। और अगर स्टोइसियोमेट्री के बारे में बात करें तो उसमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन होता है, लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट होता है और रिएक्शन इन सॉल्यूशन होता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब के बारे में। तो हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि मैटर का क्या होता है और मैटर का स्टेट्स क्या होता है। तो हम सब स्कूल में पढ़ा है कि मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। ये बेसिक साइंस है। सॉलिड के आकार फिक्स है और लिक्विड को जो बर्तन में डालो वो आकार ले लेता है और गैस पूरा जायगा ले लेता है। ये तो हम सब जानते हैं। पर अगर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में बात करें तो मैटर का जो वर्गीकरण है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। केमिस्ट्री में मैटर्स को हम 2 तत्व में भागते हैं, एक मिक्सचर है और एक प्योर सब्सटेंसेस है। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके कॉम्पोजिशन बिल्कुल फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल शुद्ध सोना और पानी, इसमें एक ही तरह का एटम होता है जिसको एलिमेंट बोलते हैं, अथवा अलग अलग जो एलिमेंट है वो एक तय अनुपात में जुड़े हुए होते हैं और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं मिक्सचर, जिनके कॉम्पोजिशन हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे मैं अगर पानी में चीनी मिलाऊँ तो मैं तय कर सकता हूँ कि पानी में कितना चीनी मिलाना है। चीनी और पानी का जो ये मिक्सचर है इसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, क्योंकि चीनी जो है पूरी तरह घुल जाता है। इस सॉल्यूशन के ईच एंड एवरी पॉइंट में जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रहता है और पानी का जो हर घूंट है वो एक जैसा ही मीठा लगता है। अगर हम लोग चीनी के साथ अगर नमक मिला दे तो वो क्या होगा, वो देन फॉर्मेशन करेगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर का। चाहे आप कितना भी मिक्स कर लो, नमक और चीनी का जो कण है वो अलग अलग ही रहता एकदम। इसमें पूरी तरह घुल मिल नहीं सकते चीनी नमक के अंदर। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इम्प्योर सब्सटेंस और मैटर को मापने और तौलने की बात करते हैं, तब हम अचानक से एक नए दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पर नंबर, जो कि दिमाग हिलाने वाले बड़े बड़े नंबर होते हैं या गायब होने वाले छोटे नंबर होता है। अगर हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है और उसके अगर हम नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं एक मोल में, तो वो निकल के आता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसका कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। अगर मैं ये जो बड़ा वाला नंबर है इसको प्रैक्टिकल उदाहरण के माध्यम से अगर समझना चाहूँ तो वो कैसा रहेगा। अगर हम मॉलिक्यूल्स के जगह इतने नंबर कर अगर मार्बल ले ले तो क्या होगा। अगर इस धरती पे 10⁻23 नंबर ऑफ मार्बल्स अगर बिछा दिया जाए तो तब बहुत मोटा मार्बल की लेयर से पूरा पृथ्वी ढक जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कई मील गहरी। इतना बड़ा विशाल है ये नंबर। और अलग तरफ अगर सिंगल एक हाइड्रोजन एटम के मास के बारे में बात करें, वो होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर आप 0 पॉइंट के बार 23 बार अगर ज़ीरो लगाए तो ये वैल्यू मिलता है। और इस लंबे ज़ीरो से बचने के लिए साइंटिस्ट साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं, और जिसे मैथ में n इंटू 10⁻n से एक्सप्रेस किया जाता है। ये एक्चुअली इन बड़े नंबर से डील करने के लिए एक शॉर्टकट टूल है, साइंटिफिक नोटेशंस। इस डिस्कशन में और एक कन्फ्यूज़न होता है। अक्सर लोग मास और वेट को सेम चीज़ समझ लेते हैं, जो कि एक बहुत ही आम गलतफहमी है। मास का सिंपल मतलब है कि उस कंपाउंड में कितने
परिमाण पदार्थ प्रेजेंट है, और ये जो है यूनिवर्स में हमेशा कांस्टेंट रहता है। पर जो वेट है उस मास में लगने वाले ग्रेविटी फोर्स का नतीजा है। इसका मतलब अगर मैं मेरा मास इस पृथ्वी पे मापूं और चांद पे जाकर मापूं तो मास बिल्कुल सेम रहेगा, पर चांद पे वो ग्रेविटेशन फोर्स वो कम है, सो इसलिए मेरा वेट बहुत कम हो जाएगा। और इन्हीं सब मापदंडों को एक साथ इस पृथ्वी पे रखने के लिए ऐसा यूनिट बनाया गया है। साइंस की एक कॉमन भाषा जिसमें 7 बेस यूनिट यूज़ होता है, जैसे लेंथ के लिए यूज़ होता है मीटर, मास के लिए यूज़ होता है किलोग्राम, टाइम के लिए यूज़ होता है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ होता है एम्पेयर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज़ होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज़ होता है, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला यूज़ होता है। अगर हम इस यूनिट से कोई सब्सटेंस को मापते हैं तो 2 शब्द बार बार आता है, वो है प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी। देखने में 2 चीज़ एक ही रकम लगता है, पर इसका फ़र्क समझना केमिस्ट्री की बुनियाद है। डार्ट बोर्ड वाला जो उदाहरण है वो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। मान लीजिए कि एक डार्ट बोर्ड में निशाना लगाया जा रहा है। प्रेसिशन का मतलब होता है कि लगाए वाले सारे डार्ट एक दूसरे के कितने क्लोज है। अगर सारे डार्ट बोर्ड के एक तरफ सारे बहुत करीब ही लगता है तो प्रेसिशन बहुत अच्छा है। पर अगर हम एक्यूरेसी के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है कि निशाना एकदम सही जगह, मतलब बुल्स आई में लगा है या नहीं। तो इधर जो एग्जांपल है यहाँ पर प्रेसिशन अच्छा है पर एक्यूरेसी नहीं है, और ये जो एग्जांपल है इधर प्रेसिशन भी कम है, एक्यूरेसी भी कम है, और ये जो एग्जांपल है इधर प्रेसिशन और एक्यूरेसी बहुत हाई है। तो एक केमिस्ट बहुत प्रिसाइज होता है, भेज सकता है, और उसी सेम जगह वो बहुत गलत भी हो सकता है। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बातें है वो है कि एक मशीन वो गलत हो सकता है और बार बार एक ही रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है, तो उसमें प्रेसिशन है पर एक्यूरेसी नहीं है। इसीलिए लैब में प्रेसिशन और एक्यूरेसी का दोनों का होना ही बहुत ज़रूरी है। इस प्रिसाइज मेजरमेंट ने ही हमें उन नियमों तक पहुंचाया है जिसमें पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है, जिन्हें हम लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो लैवोसियर का कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल है, जो बोलता है कि मैटर को हम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, केवल हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। अगर लकड़ी को जलाया जाता है तो वो पूरी गायब नहीं होता, वो एस, स्मोक और गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और टोटल जो मास है वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद वो इक्वल रहता है। तो ये इधर रिप्रेजेंट किया है। और इसके बाद में जो लॉ आता है वो और भी इंटरेस्टिंग है, प्रूस्ट का लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये लॉ कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है वो एक फिक्स्ड रेशियो में आके जुड़ता है। तो हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में डिस्कस कर सकते हैं। तो शुरुआत में हम लोग एक दवाई टैक्सोल के बारे में डिस्कस किया था, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है। तो जो प्राउस्ट का लॉ कहता है, अगर हम टैक्सोल को कोई नेचुरल सोर्स से एक्सट्रैक्ट करें या फिर हम लोग टैक्सोल को लैब में सिंथेसिस करें तो उसका जो कंपोजिशन है वो एकदम कांस्टेंट रहता है, एकदम ठीक। ये सोर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज सेम है तो वो हमेशा टैक्सोल ही देगा। नोट्स में क्यूप्रिक कार्बोनेट का एग्जांपल दिया हुआ है। अगर वो नेचुरली प्रिपेयर हो या सिंथेसिस किया हुआ हो, उसमें उधर हमेशा 51.35% कॉपर और 38.91% ऑक्सीजन और 9.74% कार्बन ही मिलेगा। नेचर हमेशा एक कंपाउंड के लिए एक फिक्स फार्मूला फॉलो करता है।
और इसके बाद आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और ये नियम हमेशा मुझे एक पजल जैसे लगता है। अगर हम ये समझना चाहते हैं तो सबसे इजी एग्जांपल है पानी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एग्जांपल। दोनों ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और पानी प्रिपेयर करता है, पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपेयर करता है। तो हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम ही रहा इन बोथ कंपाउंड्स, पर ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 ग्राम से 32 ग्राम हो गया, यानी कि ऑक्सीजन अपने मास का डबल हो गया। और जो सिंपल होल नंबर रेशियो है वो 1:2 हो गया ऑक्सीजन का इन दो कंपाउंड में। यही डाल्टन का रूल है। अगर 2 एलिमेंट मिल के एक कंपाउंड बनाता है तो अगर वो डिफरेंट कंपाउंड्स है तो वो एलिमेंट का कंपोजिशन और एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। मतलब इधर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन का सिंपल होल नंबर रेशियो इज 1:2। सो कभी ये फ्रैक्शन नहीं होगा। तो इसी तरह कुछ लॉस गैस के लिए भी है। जैसे गेलुसक का जो लॉ है वो बोलता है कि गैसेस हमेशा वॉल्यूम का सिंपल रेशियो में जोड़ता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। या फिर एवोगाड्रो का जो नियम है उसमें ये स्टेट किया है कि समान वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी सेम। वो कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, अगर इसका वॉल्यूम फिक्स है दोनों का ही तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों ही बैलेंस में सेम ही रहेगा। उसके बाद डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दिया था। उसमें बोला था कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटा छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल्स मतलब एटम से बने हुए होते हैं, जिसको हम और तोड़ नहीं सकते। वही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो इनका मतलब ही क्या निकलता है? अगर एटम्स इतना ही छोटा होता है तो केमिस्ट ने कैसे फाइंड आउट किया उसका मास कैलकुलेट करने का? उधर तो कोई वेटिंग स्केल काम ही नहीं करेगा। तो इन दैट सिनेरियो हम एक अलग नया यूनिट का यूज़ किया, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और आजकल इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, उसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। इसने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस एटम तय किया, वो है कार्बन 12 एटम। साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि जो कार्बन 12 एटम का जो एक एटम है उसका 1/12 हुआ हिस्सा 1 AMU की समान होता है, और बाकी सब जो एलिमेंट का मास इसी से कंपेयर करके मापा जाना हुआ लगा। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स होता है उसका एटॉमिक मास हमेशा क्लीन नंबर नहीं होता, कोई फ्रैक्शन होता है हमेशा। जैसे क्लोरीन का जो मास है वो 35.45 AMU लिखा जाता है, वो 35 और 37 नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये जो डेसिमल आता है वो आता है आइसोटोप की वजह से। एक ही एलिमेंट का कुछ एटम का मास थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे नेचर में मिलने वाले लगभग 75.77% जो क्लोरीन है उसका मास है 35, और 24.23% जो क्लोरीन है उसका मास होता है 37। क्योंकि नेचर में ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, तो साइंटिस्ट हमेशा इसका एवरेज वैल्यू लेते हैं। सो इसलिए हमें एक फ्रैक्शन वैल्यू मिलता है। और इसी एटम का भीड़ गिनने के लिए केमिस्ट्री में ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उसको मोल बोलते हैं। हम आम जिंदगी में जनरली शॉर्टकट यूज़ करते हैं। अगर अंडे लेना है तो उसको डजन बोल देते हैं, जिसमें 12 आइटम होता है। और जूते के बारे में हम एक जोड़ा और एक पेयर बोलते हैं, जिसमें 2 जूते होते हैं।
तो केमिस्ट ने इतने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को गिनने के लिए मोल शब्द का यूज़ किया, और हमेशा एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इसे एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। चाहे एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वो वाटर या सोना कुछ भी हो, एक मोल में हमेशा ये एवोगाड्रो कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट रहता है। पर ये स्पेसिफिक नंबर का फ़ायदा क्या है? तो हम लोग 1 बिलियन भी तो चूज़ कर सकते थे। एक्चुअली ये जो नंबर है वो हमारा जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से जोड़ता है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 1 MEMU इन ग्राम्स। जैसे पानी का मॉलिक्यूलर मास 18 U होता है। अगर हम एक मोल पानी ले, मतलब 023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगर ले, तो उस पानी का जो मास है वो होगा 18 ग्राम। और ये एटम्स मास को ग्राम में मापने का एक शॉर्टकट है। और ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला तय कर सकते हैं। जैसे वो ग्लूकोज का जो एग्जांपल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। केमिस्ट्री में 2 तरह की फार्मूला होता है। एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में एटम का जो एग्जैक्टली गिनती है वो बताता है। जैसे ग्लूकोज में उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, मतलब इसमें 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है। लेकिन और एक फार्मूला होता है जिसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अगर हम 6 से डिवाइड कर दे सबको, तो हमें सिंपल रेशियो मिलता है CH2O। सो इसको ही बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब द सिंपलेस्ट रेशियो विच कैन बी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूज़ होता है। अगर कोई क्राइम सीन पे कोई अननोन कंपाउंड मिले, तो उसका पहले एम्पिरिकल फार्मूला पता लगाया जाता है। सो उससे हमें पता चलता है कि वो ग्लूकोज है या फिर और कोई पदार्थ। एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सबसे बेसिक जो रेसिपी है उसका अनुपात है। और एक बार ये सिंपलेस्ट रेशियो पता चल जाए, सो हम मास परसेंट भी निकल सकते हैं। जैसे ये जो पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, टोटल है 18 ग्राम ऑफ H2O। अगर इसे हम परसेंटेज में बदले, तो पानी में लगभग हर वक्त ही हाइड्रोजन रहता है 11.18% और ऑक्सीजन रहता है 88.79%। ये जो परसेंटेजेस है वो अनजान जो कंपाउंड है उसके आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्प कर सकता है। अगर इस हिसाब किताब को हम लैब में यूज़ करते हैं, तो कॉन्सेप्ट आता है स्टोइसियोमेट्री का। तो स्टोइसियोमेट्री बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट है अगर कोई रिएक्शन को हम बैलेंस करना चाहते हैं। सो इधर हम मीथेन का कॉम्बसन रिएक्शन प्रेजेंट किया है। अगर मीथेन का कॉम्बसन रिएक्शन हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O गैस। तो मीथेन का 1 मोल लगा, ऑक्सीजन का 2 मोल के साथ रिएक्ट किया, देन ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर किया, 2 मोल वाटर प्रिपेयर किया। अगर हम ग्राम के फॉर्मेट में या वेट मास के फॉर्मेट में लिखे, तो 16 ग्राम जो मीथेन है उसके साथ 64 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट किया और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर किया और 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस किया। अगर हम वॉल्यूम के टर्म से देखें, तो ये 22.7 लीटर मीथेन यूज़ किया और 45.2 लीटर ऑक्सीजन यूज़ किया और 22.7 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया और 45.4 लीटर H2O प्रोड्यूस किया एट HTP।
और एक कॉन्सेप्ट आता है स्टोइसियोमेट्री में, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक कार फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। अगर एक इन्वेंट्री में मेरे पास 32 व्हील्स है और 10 कार्स है, और एक कार में एक बॉडी के साथ 4 व्हील अगर अटैच्ड होता है, तो कितने कार हम फुल्ली असेंबल तैयार कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा, अगर एक कार के लिए 4 पहिया लगता है तो 32/4 दैट इज 8 कार पॉसिबल है उसको प्रोडक्शन करना, पर एक्सेस जो 2 बॉडी वो लेफ्ट रह जाता है। सो लिमिटिंग रिएजेंट है इधर ये व्हील्स, बिकॉज दिस कार बॉडी इज इन द एक्सेस। सो यह लिमिटिंग रिएजेंट हिसाब से काम करता है ये सारे व्हील्स। हालांकि इधर 2 कार बॉडी लेफ्ट हुआ है, पर प्रोडक्शन लाइन उधर ही बंद हो जाएगी क्योंकि व्हील्स अवेलेबल नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट ऑल्सो अप्लाइड टू नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस ऑल्सो। तो लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि जो कंपोनेंट और जो मॉलिक्यूल पहले ख़त्म हो जाता है वही रिएक्शन का जो प्रोडक्ट उसको तय करता है। इसे हम और एक एग्जांपल से समझते हैं। यह है हैबर-बोस प्रोसेस से अमोनिया प्रोडक्शन। अगर हम N2 के साथ 3 मोल हाइड्रोजन ऐड करें, यह प्रोड्यूस करता है 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो एक काम करते हैं, इसका मास कितना है? इसका मास है 28 ग्राम। इसका मास है टोटल 6 ग्राम, और इसका जो मास है वो 14 + 3 × 2 34 ग्राम। तो ये बेसिक रेशियो है, इसमें रिएक्शन होता है। अगर हम ऐसा करें कि N2 का 28 ग्राम ले और ये हाइड्रोजन का 3 ग्राम ले ले, तो इसमें अमाउंट कम है किसका? अमाउंट कम है हाइड्रोजन का। तो यह हाइड्रोजन एक्ट्स एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, सो ये डिसाइड करेगा कि कितना रिएक्शन होगा। सो हाइड्रोजन का पहले 6 ग्राम रिएक्ट करता था, मतलब 28 ग्राम रिएक्ट करता था 6 ग्राम के साथ। अभी 3 ग्राम के साथ रिएक्ट कितना करेगा? 3 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा इसका हाफ, मतलब 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा। ऐसे लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसी हिसाब से लैब में जो दवाएं है और इंडस्ट्रियल केमिकल है उसको तैयार किया जा सकता है। कोई महंगा केमिकल है जो कि वेस्ट ना हो, इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख कर रिएक्शन प्रोसीड किया जा सकता है। और लैब में जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और इस लिक्विड स्टेट में जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन मापना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको मापने के लिए 2 मुख्य तरीका है, वो है मोलारिटी और मोलालिटी। ये 2 टर्म साउंड क्लोजली टू ईच अदर, पर अगर सिंपल भाषा में बात करें तो जो मोलारिटी है वो कहता है कि आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है इन द डिनोमिनेटर। तो आपका टेम्परेचर चेंज जब होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि मोलारिटी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जो मोलालिटी का कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि जो 1 kg जो सॉल्वेंट है उसमें कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, और इधर बेस में वेट ऑफ द सॉल्वेंट है, और जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। वेट, अगर मोलालिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो सकता
और हमेशा सटीक रिजल्ट देता है, तो लैब में हम मोलारिटी का क्यों यूज़ करते हैं? तो ये कन्फ्यूजन नहीं बिल्ड करता? एक्चुअली मोलारिटी जो है वो लैब के काम में बहुत जल्दी ही यूज़ होता है, बट अगर हमें एक्सट्रीम प्रेसिशन चाहिए तो मोलारिटी यूज़ होता है। तो और जो अदर यूनिट्स है जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज स्टेट्स दैट कितना परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन अ सॉल्यूशन, और है मोल फ्रैक्शन। सो एक्चुअली दिस इज रिप्रेजेंटेड एज जो कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये पूरा जो डिस्कशन है उसका कंक्लूजन निकलता है कि इस पृथ्वी में कुछ भी रैंडम नहीं है, सब कुछ एक लाइन में बंधे हुए हैं। शुरू में जो हमने डिस्कस किया, जो कैंसर सेविंग ड्रग्स और वो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग जो कंपाउंड को रोकने के लिए केमिकल्स इसलिए बन पाए क्योंकि केमिस्ट्री इन माइक्रोस्कोपिक जो रूल्स है इसको फॉलो करता है। प्रूस्ट के अनुपात से लेकर मोल कॉन्सेप्ट की जो ब्रिज तक और कार फैक्ट्रियों के पहियों की तरह काम करने वाले लिमिटिंग रिएजेंट्स के जो कॉन्सेप्ट तक, सब कुछ एक मैथमेटिक्स के जो धुन पर वो चल रहा है। हमने देखा है कि मैटर्स और मास इन अर्थ के कंडीशन पे जो रूल्स है वो सटीक तरह से फॉलो करता है। लेवोइसियर ने कहा कि मास मास ही रहेगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर क्या होगा अगर ये सारे रूल को हम अंतरिक्ष के एक एक्सट्रीम एरिया में टेस्ट करें? सोचिए कोई मरते हुए तारे की कोर की तरह, या फिर कोई ब्लैक होल के सीमा पर जहाँ पर ग्रेविटी इतना भयानक है कि वो स्पेस और टाइम को भी मोड़ देते हैं। तो वो अब तो ग्रेविटी की वजह से जो एटम्स है वो भी क्रश हो जाते होंगे। तो क्या लगता है सबको कि अगर इन एक्सट्रीम कंडीशन में जो केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल लॉस है वो क्या सिंपल तरीके से काम करेंगे, या फिर इन कंडीशन के वजह से इतना हाई ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से मैटर्स का एक नया फॉर्म ही हमारे लिए इंतज़ार कर रहा होगा? उधर में भी ऐसा कोई केमिकल फॉर्म एग्जिस्ट करता है जो हम लेबोरेटरी में कभी सोचा भी नहीं है। ये सच में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग थॉट्स है, जस्ट हम शेयर कर रहे हैं। क्या केमिस्ट्री की भी कोई बाउंड्रीज है जहाँ आके केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल्स रूल है वो भी टूट जाता है? ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। सो सुनने वाले स्टूडेंट को ये सारे जो क्वेश्चंस है इसके बारे में भी सोचना चाहिए, और अगर कुछ मिले तो सब में फैला दो वो नॉलेज। तो अगली बार ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और आउट ऑफ द बॉक्स हम डिस्कशन करेंगे, जिससे आप लोगों को सोचने का अलग नज़रिया मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।